नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको शुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोग विभव के कॉन्सेप्ट को, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसका आवेश जो है, पार्टिकल ए मान लीजिए, इसका आवेश हमारे पास में दिया हुआ है आपका 200 कूलम्ब मान लीजिए दिया हुआ है। और एक दूसरा पार्टिकल हम यहाँ पे मान लेते हैं, पार्टिकल का नाम है बी, जिसके ऊपर आवेश जो है वह 100 कूलम्ब है। और दोनों के बीच में जो है ये वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में आपको बताना ये है, क्वेश्चन में ये विकल्प नंबर ए है कि इसमें जो यहाँ पे जो धारा का प्रवाह जो होगा वह ए से बी के बीच में होगा, पहला ऑप्शंस। दूसरा ऑप्शंस दिया हुआ है कि बी से ए के बीच में होगा, या सी ऑप्शंस दिया हुआ है दोनों संभव है, माने ए से बी या बी से ए, दोनों में से किसी में जा सकता है, या कुछ कह नहीं सकते हैं, ये आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। तो निश्चित रूप से जो आवेश का प्रवाह का जो दर होता है, आवेश प्रवाह का जो होता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है। आवेश प्रवाह की जो दिशा जो बताता है वह निश्चित रूप से विभव बताता है। यहाँ पे विभव ना ए का पता है ना ही बी का पता है, तो निश्चित रूप से हम कह नहीं सकते हैं कि इसमें आवेश का प्रवाह ए से बी में होगा कि बी से ए में होगा। यदि हमको इस पार्टिकल ए का विभव पता हो या पार्टिकल बी का विभव पता हो, तब हम लोग बता सकते हैं कि आवेश प्रवाह जो होगा वह किधर से किधर की ओर होगा। सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पार्टिकल ए का जो विभव है वह मान लीजिए 20 वोल्ट है, और पार्टिकल बी का जो विभव है वह 10 वोल्ट है। चूँकि 20 वोल्ट 10 वोल्ट से ज़्यादा है, तो आवेश जो होता है सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर जो होगा वह ए से बी की तरफ होगा, क्योंकि ए का जो विभव है वह 20 वोल्ट है और बी का विभव कितना है, 10 वोल्ट है। निश्चित रूप से यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जाना विभव के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या जाना कि आवेश प्रवाह की दिशा जो होता है, आवेश प्रवाह की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रभावित होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक जो होता है वह विभव होता है। विभव के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि आवेश ए से बी में प्रभावित होगा कि बी से ए में प्रभावित होगा। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं आवेश प्रवाह की दिशा जो होता है निश्चित रूप से विभव पे प्रभावित होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक जो होता है वह विभव होता है। आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक जो होता है वह विभव होता है, और साथ साथ में आवेश जो होता है सदैव उच्च विभव से लेकर निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। अब इसके बाद में हम इसका परिभाषा, जो डिटेल्ड परिभाषा होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। मतलब विभव का परिभाषा क्या होता है, तो डिफिनीशन इसका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिख सकते हैं V इजिकल टू जो होता है वह क्या होता है, W/Q होता है। V इजिकल टू W/Q, यानी कि कार्य डिवाइडेड बाई शक्ति, यानी कार्य और आवेश के अनुपात को हम लोग बोलते हैं विभव, यानी कि पोटेंशियल बोलते हैं। W यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क, और Q इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवेश, यानी कि चार्ज इसको बोलते हैं, ठीक। यदि हम यहाँ पे माने कि Q का मान 1 हो जाए या 1 यूनिट हो जाए, तो निश्चित रूप से देन कितना हो जाएगा, V इजिकल टू हो जाएगा W, यानी कि पोटेंशियल, यानी कि V विभव जो होता है वह कार्य के बराबर हो जाएगा। वोल्ट से डिनोट करते हैं इसको। मतलब जब कार्य जो है 1 यूनिट का हो जाएगा तो वहाँ पे जो कार्य लगेगा वह विभव के बराबर हो जाएगा और उसी के समान कार्य करने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग विभव को डिटेल्ड परिभाषित करते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमारा कोई एक क्षेत्र है जहाँ पे लिया हुआ है +Q चार्ज। तो निश्चित रूप से अनंत से, मान लीजिए कि अनंत पे कोई +Q चार्ज है, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, +Q यूनिट चार्ज है। और यहाँ से अनंत से, तो जब कोई भी पार्टिकल विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत
मान लीजिए कि यहाँ पे एकांक धन आवेश है, यानी कि प्लस क्यू चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, परीक्षण चार्ज, परीक्षण आवेश जिसे हम लोग पढ़ा था। तो एकांक धन आवेश को मान लीजिए कि अनंत से, अनंत कहने का मतलब क्या है कि अनंत मतलब अननोन पॉइंट, अनंत का मतलब बहुत दूर नहीं होता है फिजिक्स में। अनंत का मतलब होता है कि कोई ऐसा पॉइंट जिसकी जानकारी हमें नहीं है, उसे हम लोग अनंत बिंदु बोल सकते हैं। मतलब एकांक धनावेश को, यहाँ पे जो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लीजिए कि इस बिंदु तक लाने में, किए गए ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। इसे हम लोग निश्चित रूप से क्या चीज़ से प्रदर्शित करेंगे, भी से प्रदर्शित करेंगे, जो कि V = W/Q हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है वह पोटेंशियल है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में विभव बोलते हैं। यहाँ पे W क्या है, वर्क है यानी कि कार्य, Q = क्या है, चार्ज यानी कि आवेश। यदि निश्चित रूप से Q = 1 यूनिट मान लेते हैं तो V = W वोल्ट हो जाएगा। और इसका SI मात्रक कितना होता है, SI मात्रक जो होता है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। उसके बाद में यदि 1 वोल्ट को अगर परिभाषित करना हो, तो 1 वोल्ट को परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हमारे पास V = W/Q है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, V = W/Q, तो यहाँ पे W को हम लोग ले लेंगे कितना, 1 जूल ले लेते हैं मान लीजिए, और साथ साथ में यहाँ पे Q = ले लेते हैं 1 कूलम्ब। तो इसका मान यदि रख देंगे तो V = 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम्ब, तो निश्चित रूप से 1 जूल पर कूलम्ब, या इसी को 1 वोल्ट बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, परिभाषा इसको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, यदि 1 कूलम्ब आवेश को, यहाँ पे दिया हुआ है ना 1 कूलम्ब आवेश, तो यदि 1 कूलम्ब धनावेश को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेंगे, 1 कूलम्ब धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, उस बिंदु का विभव जो होता है कितना वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। मैंने कहने का मतलब है कि यदि किसी भी 1 कूलम्ब धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 विभव, या 1 विभव 1 वोल्ट कहा जाता है। इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिफिनीशन लिख दिया कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। और यहाँ पे हमने 1 वोल्ट का भी परिभाषा लिख दिया। यदि 1 कूलम्ब धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अब हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट कितना होगा, और यूनिट के साथ साथ इसका डायमेंशन, ये दोनों देख लेते हैं विभव का कितना होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे अगर यूनिट देखना हो तो यहाँ पे V = W/Q होता है, जैसा कि V = कितना होता है, W/Q। तो W का यूनिट कितना हो जाता है, जूल। V = हो जाएगा जूल पर कूलम्ब, तो इसका यूनिट हो जाता है जूल पर कूलम्ब, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ये 2 हमारा यूनिट हो गया इसका। इसके बाद में हम लोग इसका डायमेंशन यदि निकालना चाहें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि V = W/Q है, W = हो जाता है F × ds, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और F का होता है mLt-2 होता है, और ds डिस्प्लेसमेंट का होता है L। यहाँ से देखेंगे तो mL² t-2 हो गया, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, mL² t-2, और आवेश का जो होता है वह होता है आपका AT। इसको हम एक तरह से सरियाएंगे तो हो जाएगा mL², फिर उसके हो जाएगा t-3 और a-1। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि विभव का जो डायमेंशन होगा वह होगा mL² t-3 a-1। इस तरह से हमने विभव का यूनिट देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो पॉइंट है विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, यानी कि सिंपल भाषा में इसका अर्थ बोलें तो दो विभवों के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। लेकिन ये उचित डिफिनेशंस नहीं हुआ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कहाँ पे क्षेत्र हम डेवलप किए जो कि बंद क्लोज है, क्लोज एरिया हम लोग यहाँ पे डेवलप किए। इस पॉइंट पे ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे दिया हुआ है, दो बिंदु, दो पॉइंट दिया हुआ है। पी के पास में जो है वह हमारा काम जो कर रहा है वह पोटेंशियल भी ए काम कर रहा है और बी के पास में पोटेंशियल भी बी काम कर रहा है। तो यहाँ पे अनंत से लेके जाते थे, लेकिन यहाँ मान लीजिए कि बी पॉइंट से एक यूनिट चार्ज को मान लीजिए हम लेके जा रहे हैं कहाँ तक, बी तक, ए तक, बी से एक तक ले जा रहे हैं प्लस यूनिट चार्ज को इसके अंदर ही। तो निश्चित रूप में इसको ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका विभवांतर बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कि ये विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है तो उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। इसको अगर बोलना चाहें तो ये एक अदिश राशि है और इसको हम लिखना चाहें तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, W/Q वोल्ट के बराबर हो जाएगा। इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। निश्चित रूप से इसका एसआई मात्रक अगर लिखना चाहें तो इसका भी एसआई मात्रक भी क्या है, एक तरह से विभव ही है। तो इसका एसआई मात्रक भी कितना हो जाएगा, जैसे विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है तो इसका भी एसआई मात्रक कितना हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यदि हम बीमीय सूत्र लिखना चाहें इसका तो इसका भी बीमीय सूत्र निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, जो विभव का होगा वो भी इसी का ही होगा, mL² T-3 और हो जाएगा आपका a⁻⁻1। तो इसका भी बीमीय सूत्र विभव के समान भी होगा। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या होता है कि पृथ्वी के मानक विभव को शून्य माना जाता है। पृथ्वी का जो विभव होता है वो हमेशा शून्य होता है। पृथ्वी का जो मानक विभव होता है, पृथ्वी के मानक विभव वह कितना होता है, मानक विभव हमेशा शून्य होता है। पृथ्वी का मानक विभव हमेशा शून्य होता है। इस तरह से विभवांतर को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद में हम लोग समझेंगे 2 पॉइंट, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल को समझेंगे। संरक्षी बल वह होता है जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। वैसा बल जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं संरक्षी बल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, इसके 2 एग्जाम्पल हैं। मतलब वह बल जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करे, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करे उसे हम लोग बोलते हैं क्या, संरक्षी बल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक हो जाएगा आपका विद्युत बल।
अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं असंरक्षित बल को। असंरक्षित बल क्या होता है कि जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है उसे हम लोग असंरक्षित बल कहते हैं। इसके अंतर्गत घर्षण, श्यान बल, ये सभी असंरक्षित बल के उदाहरण हैं। यहाँ पे जो संरक्षित बल जो होगा वह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, जो उसे संरक्षित बल बोलते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल होता है। और असंरक्षित बल जो होता है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत घर्षण बल और श्यान बल का एग्जाम्पल आता है। अब हमको सिद्ध करना है ये कि स्थिर वैद्युत संरक्षित बल की स्थिति में कुल कार्य जो होता है वह शून्य होता है। यहाँ पे हमको बताना है कि स्थिर वैद्युत बल संरक्षित बल क्या होता है, और इसमें जो होता है कुल यहाँ पे जो कार्य होता है वह शून्य होता है। तो यहाँ पे सपोज मान लिया कि ए एक पॉइंट है और इस पॉइंट से बी पॉइंट तक मान लीजिए कि एक आवेश जा रहा है प्लस क्यू, धनावेश चार्ज जा रहा है, यानी कि टेस्ट चार्ज जा रहा है। फिर बी से पुनः यह आकर ए में मिल जा रहा है। ठीक है, बी से कहाँ पे मिल रहा है, ए में। तब बी से ए में, ए से बी में प्लस क्यू चार्ज और बी से ए में जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो भी ए बी इजकल टू हो जाता है भी बी माइनस भी ए। उसके बाद में और भी ए बी निकालेंगे तो दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो भी ए माइनस भी बी हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हो जाएगा भी ए बी प्लस भी बी ए इक्वल टू हो जाएगा भी बी माइनस भी ए प्लस भी ए माइनस भी बी ए से भी ए कट जाएगा, भी बी से भी बी कट जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका मान कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत संरक्षित बल की स्थिति में कुल कार्य कितना होता है, 0 होता है। यानी कि भी विभव ही एक तरह से कार्य होता है जो कि 0 हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव कितना होता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। अब हमको निकालना है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव को निकालना है। तो निकालते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया ये नहीं मानते हैं, इस यहाँ पे एक मान लीजिए कि कोई पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ से इस पॉइंट P पे मान लीजिए हमको बिंदु आवेश के कारण जो होता है वह विभव हमको ज्ञात करना है। इस पॉइंट P पे, इस पे आवेश है आपका मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, वो यहाँ पे पॉइंट है। ओ से सपोज कीजिए हमको ये पूरा r डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है। इस r डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो सबसे पहले एक छोटे पॉइंट को हम मान लेते हैं और वहाँ से हम लोग विभव निकाल देंगे, फिर इंटीग्रेट करके पूरा का निकाल देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट हो गया A और ए पॉइंट को मान लेते हैं B, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि dx है। तो इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए अगर हम निकाल देते हैं तो पूरे क्षेत्र के लिए हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है कि नहीं। dx दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है आपका x है, मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, गणना करेंगे कि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु B पर, इस बिंदु B पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तीव्रता इसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r² होता है, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कितना है B तक x है, तो Q/x² हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एकांक आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, E × dx हो जाएगा। कार्य इक्वल टू होता है
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ई जो होता है फोर्स की तरह काम करता है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका dw इजिकल टू होगा माइनस ई इंटू डी एक्स। माइनस यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश काम कर रहा है वो उसके निगेटिव में यानी कि विपरीत दिशा में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने निगेटिव को लिया है। तो माइनस ई का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0 इंटू Q/x² इंटू dx। इतना हमने निकाल दिया। अब उसके बाद में हमको ये तो dw यहाँ यानी कि ये कितना हो गया, बी से लेकर ये ओ पॉइंट तक जाने में इतना हो गया dw। अब हमको पूरा के लिए निकालना है यानी कि पी पॉइंट तक ले, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी से आर तक लाने में कार्य कितना हो जाएगा। तो माना कि ये w हो जाएगा, w इजिकल टू इंटीग्रेशन dw इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं यानी कि w इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस, यदि निकालना चाहे तो -1/4πε0 इंटू क्यू को बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेट हो जाएगा आपका 1/x² इंटू dx, और इसका लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर r तक। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/-4πε0 इंटू क्यू, और इसका हो जाएगा x⁻² है तो x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर r तक। और यहाँ पे -2 में से 1 या -1 तो -1 यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ पे होगा x⁻1 r इन्फिनिटी से लेकर r तक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू 1/r-1/∞ हो जाएगा। तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा, और w का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r। यही हमारा हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। अगर माध्यम का बात होगा यहाँ पे, तो माध्यम के लिए v का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0, माध्यम के लिए k आ जाएगा यहाँ पे k इंटू Q/r। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग v को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ लेते हैं। देखिए v को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं तो निश्चित रूप से इस समीकरण पे डिपेंड करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे दिया हुआ है v इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। लास्ट जो हमारा फार्मूला यही है, तो निश्चित रूप से इसी के ऊपर ही v को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे। नंबर 1 कारक जो होगा वह v, देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसको नहीं लेंगे, सबसे पहले q। तो v जो होता है q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो निश्चित रूप से v जो होता है q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आवेश का विभव का मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश का मान घटेगा वैसे वैसे विभव का भी मान घटेगा। दूसरा नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे q का तो हो गया। अब r पे आ जाइए। r यहाँ पे v के क्या है, v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r। कहने का मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तब वहीं पे विभव का मान घटेगा, जब रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो विभव का मान बढ़ेगा। तीसरा नंबर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि v k के बराबर है, तो k भी नीचे है, तो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k। k का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विभव का मान घटेगा, k का मान जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ेगा। 4 नंबर में दिया हुआ है अन्य चालक की उपस्थिति से निश्चित रूप से v का मान जो होता है वह घटता है। v का मान क्या होता है, घटता है। अब इसके बाद में हम लोग को नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास को इतना ही तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।